हेलो माय डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं मोल कंसेप्ट का। आज हम एक टाइप 2 पढ़ने वाले हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक में से किसी की एक की इंफॉर्मेशन दी है और दूसरे का डाटा पूछा है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 2। परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम, परसेंट प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज प्योर बेस्ड, टाइप 2 है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इतनी बात तो सबको पता है। ये सॉलिड है, ये गैस है, रिएक्शन बैलेंस है ही, रिएक्शन बैलेंस है। अगर मैंने ये क्या है 100 ग्राम, स्टोइकोमेट्री क्या बोलती है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बोलता है, इस रिएक्शन को देख के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बोलता है। एक मॉलिक्यूल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा और एक मोल क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट टूट के एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम इसको मास की फॉर्म में लिखें, मास की फॉर्म में, तो मैं बोल सकता हूँ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट टूट के 56 ग्राम क्या कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से हमको लेना देना नहीं है, हटाओ। ठीक है, और लेकिन एक्चुअली जो हमको पता चला, जो ये तो स्टोइकोमेट्री ने बोल दिया, लेकिन एक्चुअली जो पाया गया 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से केवल और केवल 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। मतलब कि लोचा कहाँ है, मतलब तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है ही नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट प्योर होता तो स्टोइकोमेट्री क्या बोल रही, प्योर होता तो 100 ग्राम 56 ग्राम देता कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन इधर पे मिल क्या रहा है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ओनली 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। मतलब इस जो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिला है वो पूरी तरह प्योर नहीं है, मतलब इम्प्योर है। इम्प्योर है तभी तो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो प्योर है, प्योर, और कुछ है इम्प्योर। तो प्योर तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और इम्प्योर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बना रहा है। इसीलिए हमको कितना मिल रहा है, 26 ग्राम। मतलब हमको ऐसा बोल सकते हैं हम कि 50 ग्राम प्योर अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता, अरे ऐसा देखो ना, 100 ग्राम से 56 ग्राम मिल रहा है, मतलब 100 ग्राम से 28 ग्राम मिल रहा है। मतलब 50 ग्राम से अगर 50 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लेते तब हमको 28 ग्राम मिलता। तब 100 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लेते तब हमको 56 ग्राम प्योर कैल्शियम ऑक्साइड मिलता। तो इधर बस यही है कि इम्प्योर सैंपल कैल्शियम ऑक्साइड को बना ही नहीं रहा है। चलो दूसरे तरीके से देखें तो बेसिकली स्टोइकोमेट्री से देखें। स्टोइकोमेट्री से मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखो, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 100, और मिल क्या है, कितना रहा है, 26 ग्राम। 26 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40 प्लस 16 मतलब 56, और वेट ऑफ कैल्शियम ऑफ कार्बोनेट मतलब कि 50 ग्राम आ रहा है, 50 ग्राम।
मतलब इधर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा 50 ग्राम, प्योर कितना होगा 50 ग्राम, तभी 26 ग्राम एक्चुअली हमको मिल रहा है, 28 ग्राम। तो इतना डाटा तुमको पता चल गया, अच्छी बात है। अब इसका फॉर्मूला, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट अप इंटू 100 अपॉन थ्योरेटिकल मोल ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल मोल ऑफ प्रोडक्ट। देखो एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, बताओ बताओ, एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ये थ्योरेटिकल मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या पर हमेशा स्टोइचियोमेट्री से फाइंड करेंगे हम, क्या हमने स्टोइचियोमेट्री से फाइंड किया है थ्योरेटिकल मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और परसेंटेज प्योरिटी का एक और फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। अब इन दोनों फॉर्मूले में जो बात तुमको पता रखनी है वो ये बात है कि हमेशा थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट ये बार हमेशा स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट किए जाएंगे, ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, अब हम क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, ये चीज़ें तो तुमको समझ में आ गई हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब इसका, इस पर कैसे क्वेश्चन, और ये मैं बता दूं इधर से क्वेश्चन आते हैं और लड़के भयंकर रूप से कंफ्यूज होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो इधर सावधानी से अपना करना है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वही अप्रोच लगानी है कि जो बार हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से फाइंड होगा वो हमेशा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वेट ऑफ calcium oxide will be obtained on heating 100 gram calcium carbonate which is 90% pure, 90% प्योर है ओनली। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या बोल रहा है, हाउ मच वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट पूछा है, विच इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इतनी बात तो पता है सबको, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड, ये गैस है, ठीक है। तो उसने बोला है हाउ मच वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट पूछा है। तो देखो परसेंटेज प्योरिटी 90% प्योर दे दिया है, तो हम परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज प्योरिटी हमको फाइनली निकालना है वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन परसेंटेज प्योरिटी दी है, तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल इंटू 100 वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना, यही तो हमको निकालना है।
और इम्प्योर सैंपल का तो दे दिया है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। भैया अगर प्योर होता तो वो 90% प्योर क्यों लिखता। तो बेसिकली वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमको निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल 100 ग्राम गिवन है। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकल के आ गया, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आ गया इधर से 90 ग्राम। 90 ग्राम हमारा क्या निकल के आ गया, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये है क्या, प्योर वाला। इम्प्योर सैंपल दिया है, प्योर बार हमेशा गिवन नहीं होता, ठीक है, निकालना ही पड़ता है। तो हमारा अब क्या निकल आया, ये अब निकल आया प्योर। अब इससे हम पता करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कितना निकला। एक्चुअली हम इम्प्योर से तो पता नहीं कर सकते ना कि कितना निकला है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इम्प्योर तो कुछ बनाएगा कुछ नहीं बनाएगा। और अगर हमने स्टोइचियोमेट्री से किया तो प्योर स्टोइचियोमेट्री में हमेशा प्योर कैलकुलेटेड होता है। तो चलो अब 90 ग्राम कैल्शियम और 90 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से अब हम फाइंड कर लेंगे क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है। तो हम सिंपली स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट लगाएंगे। तो वेट ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होगा मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इधर से वेट ऑफ मोल की जगह वेट लिख सकते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अरे यार स्टोइचियोमेट्री मोल ऑफ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब इधर आओ, तो मोल की जगह वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑब्वियस सी बात है 100 आने वाला है 100। अरे यार कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 है, मतलब 48। तो कितना निकला, 100 ही निकला। और मोल वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, और वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन कितना है 16, मतलब 56। और वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने प्योर निकाल दिया है 90 आया है, 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन 56। तो बस अब काटो पीटो, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना निकला 56 इंटू 9 अपॉन 10। अब इसको काटो 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 तो कितना निकलेगा 50 अपॉन 50.4, 50.4, 9 6 54, 9 5 45 50, हाँ बिल्कुल। और 10 नीचे तो इतने ग्राम निकलेगा हमारा, ठीक है। तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमारा निकल के आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से चमका होगा। इसमें बस चीज़ ये याद रखनी है कि डाटा कौन सा गिवन है। डाटा एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन क्या है, तुमको ये प्योर का गिवन है, इम्प्योर का गिवन है, ये सब ध्यान में रखना है बातें, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें और। चलो आगे चलते हैं। 20 ग्राम सैंपल, 20 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग produces 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ए 54%, बी 68%, सी 74%, डी 84%। अब क्या परसेंटेज प्योरिटी पूछा है उसने, परसेंटेज प्योरिटी। ये एक्चुअली ये गिवन क्या है, 8 ग्राम क्या है, एक्चुअल वेट ऑफ एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट गिवन है
8 ग्राम क्या है बताओ? 20 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? एक्चुअल मोल ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या? एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट ये बनी है। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आई हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यही बनेगा। अरे भाई यही बनेगा या नहीं? सबसे पहले रिएक्शन ही लिखना आना चाहिए। तो उसने क्या बोला है कि अगर हम सबसे पूछा गया परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट पता होना चाहिए, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट हमको पता है। और मैंने बोला था थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कैसे निकालते हैं बताओ? स्टोइचियोमेट्री से निकालते हैं। अरे मैंने लिखवाया था, पहली स्लाइड में लिखवाया था थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा स्टोइचियोमेट्री से। तो सबसे पहले हम स्टोइचियोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी 1 है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो 20 ग्राम सैंपल दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो वेट 20 मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट बताओ मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो Mg का कितना? 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 थी 48, 8 2 10 14, 5 6 7 8 84 आएगा, 84 आएगा। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा? 84। और वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना होगा? Mg का 24, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना? 16, मतलब 40। तो मॉलिक्यूलर वेट 40। वेट तो अब हम वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितना निकलेगा? 40 इंटू 20 अपॉन 84। अरे भाई ये तो बड़ा खतरनाक निकलेगा हैं। 4 दूनी 8 यार, क्या कर दिया? 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 को 20, 200 अपॉन 21, 200 अपॉन 21। ये क्या है? वेट ऑफ थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट है। ये क्या है? थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट है। इसको हटाओ इधर से। ठीक है, थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट निकला। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 100। तो देखो एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट हमको गिवन है 8 और थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाल लिया 200 इंटू 21 अपॉन इंटू 100। तो अब बस इसको कैलकुलेट करो। 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84%। 84% ये क्या निकल आया? डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। तो आई थिंक ये चीज़ें तुमको समझ में आ रही होंगी। थोड़ी टफ है, थोड़ी हल्का सा टफ है, इसमें प्योर इम्प्योर वाला थोड़ी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे तुमको दिक्कत नहीं आएगी। चलो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ। चलो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में अभी रिसेंटली आया। फाइंड वेट ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विच विल
completely react with 0.05 mole HCl, according to reaction, रिएक्शन दी है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, रिएक्शन दे दी है कैल्शियम क्लोराइड, रिएक्शन दे दी, बहुत अच्छा कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है व्हाट इज फाइंड वेट ऑफ परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट का हमको वेट निकालना है। वेट निकालना है तो सबसे पहले हमको परसेंटेज प्योरिटी हमको गिवन है, तो परसेंटेज प्योरिटी है तो वेट ऑफ प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल क्या होगा वही हमसे पूछा है। फाइंड वेट ऑफ 95% प्योर, मतलब कि ये 95% प्योर बोल दिया है, मतलब कि इम्प्योर ही पूछा है उसने। मतलब अगर यार ये प्योर होता तो वो ऐसा क्यों लिखता कि 95%, मतलब वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल पूछा है भाई उसने, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए इस वाली लैंग्वेज से। फाइंड वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल का फाइंड करना है। ठीक है, इम्प्योर सैंपल का। तो चलो मोल से करते हैं, स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं। मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है इसकी, मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गलत लिखी है क्या? कम्प्लीटली 0.05 मोल। अब भाई मेरे कैल्शियम कार्बन क्लोराइड से तो हमको लेना ही देना नहीं है, सीधा दे दिया उसने 0.05 HCl, मतलब कि इधर उसने मोल ऑफ HCl अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आएगा, ये आएगा। तो वेट इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 100, और वेट ऑफ HCl कितना है, वेट ऑफ HCl मोल दे दिए हैं उसने, मोल डायरेक्ट लिख दो 0.05 अपॉन 2। तो वेट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का निकलेगा, कितना निकलेगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकल के आया। तो ये किसका रहेगा, प्योर का रहेगा। स्टोइचियोमेट्री से हम हमेशा प्योर का फाइंड करते हैं। तो 0.05 अपॉन 2 इंटू 100, मतलब 50, 5 5 जो 25, 250, मतलब 0.25 आया, नहीं 2.5 ग्राम आया। ये क्या आया, वेट ऑफ प्योर सैंपल आ गया है भाई, वेट ऑफ प्योर सैंपल आ गया है। अब परसेंटेज प्योरिटी आराम से निकाल, अरे परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगा दो चुपचाप से। परसेंटेज प्योरिटी बराबर वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ प्योर इंटू 100, और वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। तो वेट ऑफ 95% प्योरिटी दे दी है हमने, हमको 95 इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही तो हमको फाइंड करना, अरे इम्प्योर वाला फाइंड करना है। प्योर वाला हमने निकाल लिया 2.5 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। तो वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकल के आया, ये 2.5 इंटू 100 अपॉन 95। अगर इसको हम कट पिट करेंगे तो 250 अपॉन 95। अब इसको आंसर निकाल लेना, इसको काट पीट लेना, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, आराम से काटना पीटना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से वेट ऑफ प्योर सैंपल आएगा, और वेट ऑफ प्योर सैंपल इधर रखेंगे, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल हमको पता चल जाएगा। उसने डायरेक्ट नहीं बोला है क्वेश्चन में कि वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल निकालो, लेकिन हमको लैंग्वेज से समझ आना चाहिए, लैंग्वेज से हमको क्या आना चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए कि भाई ये पूछ रहा है। ठीक है जी,
तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी टाइप पे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी सीखते हैं। जब इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट गिवन कर दिया हो, देखो परसेंटेज प्योरिटी का देख लिया है हमने, और जब वेट ऑफ वन रिएक्टेंट और वन प्रोडक्ट दी हो तब के देख लिया। अब हमको क्या देखना है, तब हमको क्या दिया हो, जब हमको इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट दे दिया हो तब क्या करेंगे। तो अब हम खेलेंगे गेम। टाइप थ्री बहुत मज़ेदार है। व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर गिवन, ऑल रिएक्टेंट्स आर गिवन, जब हमको क्या सभी रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन हमको पता होगी, हमको खुद को पता होगी, तब हम कैसे मास ऑफ प्रोडक्ट वगैरह वगैरह जो पूछा होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट फिर कैसे डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा। अभी तक तो पहली प्रोफाइल हमने देखी है कि हमको एक चीज़ का क्या दे दिया था, डाटा दे दिया था, दूसरी चीज़ का पूछ लिया था। अब भैया इधर तीन तीन रिएक्टेंट हैं, अब कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो ये हम सब सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है एक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो चीज़ होती है रिएक्टेंट विच रिएक्ट कंप्लीटली, जो रिएक्टेंट जल्दी से कंप्लीटली रिएक्ट करता है पहले, ठीक है। रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम, रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट, जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट अभी इसकी फील आएगी तुमको। एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेंट विच लेफ्ट विच कंज्यूम फर्स्ट इन रिएक्शन, reactant which left after completion of reaction, रिएक्शन के कंप्लीट होने पर भी जो रिएक्टेंट बचा रहेगा उसको हम एक्सेस रिएजेंट देंगे। सपोज दैट एक फैक्ट्री है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेन बनते हैं। पेन में कितनी यूनिट लगती हैं, एक तो होती है बॉडी होती है, एक होती है रिफिल, और दूसरा क्या होता है कैप। ये तीन चीज से फाइनली पेन बन जाता है, पेन बन के निकल जाता है। एक दिन का उसका टर्नओवर क्या है, 100,000 बॉडी बनती हैं, 1000 रिफिल बनती हैं और 1000 कैप बनते हैं। तो पेन भी कितने बन जाएंगे, अरे भाई बॉडी रिफिल और कैप से पेन बन जाता है। तो अगर 1,000 तीनों चीज़ें बन रही हैं तो पेन कितने 1,000 ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कंपनी का जो रिफिल बनाने वाला सिस्टम था वो फेल हो गया और उसने बना के दिया केवल 800 रिफिल बना के दिया। और इसने तो बॉडी वाली जो मशीनरी थी वो तो वेल एंड गुड थी, उसने 1,000 और कैब वाली ने भी 1,000 बना के दे दिए। अब इसने 800 दिए। अब तुम ये बताओ कि पेन कितने बनेंगे। भैया रिफिल 800 हैं, चाहे तुम बॉडी को और ज़्यादा बना दो, पेन तो बनने वाले हैं 800, क्योंकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा और यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। क्योंकि 800 क्या है, रिफिल है, तो 800 ही पेन बनने वाले हैं इधर भाई, 800 ही। इनका अनयूजुअल है। अब 200 कैप फालतू में डले रहेंगे, 200 कैप और अरे बॉडी मिला के क्या ही पेन बनाएंगे, तब उसके पास रिफिल ही नहीं है, ठीक है। अरे तुमको एक और एग्जांपल से समझाऊँ। सपोज लिमिटिंग रिएजेंट तो तुमको समझ में आ गया होगा, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट को ही डिसाइड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मतलब प्रोडक्ट इज ऑलवेज, प्रोडक्ट
इज ऑलवेज, ये प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। भैया लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे। 800 रिफिल है, यही लिमिटिंग, ये खत्म हो जाएगा तो पेन बनना है बंद हो जाएंगे। अरे सपोज दैट देखो लिमिटिंग रिएजेंट का तुमको फील दिलाऊं, तुम्हारे पास चपाती है, चावल है और क्या है, दाल। तुमने खाना स्टार्ट किया, खाना खाना स्टार्ट किया। अब इसमें मैं तुमको बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तुमने रोटी में दाल खाई और चावल में दाल खाई और दाल सबसे पहले खत्म हो गई, रोटी और चावल बचे हैं, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? अरे जो चीज़ पहले खत्म हो गई, दाल पहले खत्म हो गई, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? दाल। और दाल ही डिसाइड करेगी कि तुमको मतलब तुमको कितना भूखा, मतलब अभी तुम कितने भूखे हो। सपोज दैट तुमको 10 रोटी खानी थी और आधा मतलब 1 किलो चावल खाने थे, 10 रोटी और 1 किलो चावल और दाल भी थी कुछ। अगर दाल खत्म हो गई और तुमने 5 रोटी खाई, आधे चावल खाए और दाल खत्म हो गई, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तय करेगी कि तुम कितना मतलब अभी भूखे हो। अगर दाल ज़्यादा होती मतलब तो तुम्हारा पेट भर जाता, और फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट ज़्यादा एक्सेस में होता तो ऑब्वियस सी बात है दाल भी खत्म होती और रोटी भी खत्म होती और तुम्हारा पेट भी भर जाता। इसी तरह अरे सबसे सिंपल यही एग्जाम्पल है, इसी से ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इतना समझो कि अगर हमको डिसाइड करना है कि पेन कितने बनेंगे तो हमारा वो प्रोडक्ट, वो चीज़ सबसे जैसे लिमिटिंग जो सबसे कम रहेगा वही डिसाइड करेगा एक्चुअली प्रोडक्ट कितने बने हैं। अगर ये 800 की जगह 700 रिफिल ही बनती तो प्रोडक्ट कितना बनता? चलो अब बताओ, 700 मैंने कर दिए, 700 रिफिल बनी, तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? भैया 700 ही पेन बनेंगे। ये डिसाइड कौन कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इधर क्या है? रिफिल, जो सबसे कम है, जो जल्दी कंज्यूम हो जा रहा है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट लिखा क्या है? रिएजेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जा रहा है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई, तो फिर आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट तो समझ में आ गया अब, लेकिन अब पता कैसे करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? मतलब कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हम तो कैसे पता चलेगा? हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें सबसे तुमको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक रिएक्शन दी होगी, ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट। तो तुमको कुछ नहीं निकालना है, एन सिंपली आर निकालना है। गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और रिएक्टेंट जिसके पास, जिस रिएक्टेंट का ये रेशियो गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो भी कम आएगा। रिएक्टेंट विथ स्मॉलर आर, रिएक्टेंट, ये वाला रेशियो याद रख लेना बस, गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक। रिएक्टेंट विथ स्मॉल आर इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, NH3 मिल रही है। और नाइट्रोजन के मैंने कितने मोल लिए? नाइट्रोजन के सपोज दैट मैंने मोल ले लिए 2 मोल, 2 मोल इसके हैं। और हाइड्रोजन के मैंने ले लिए 7 मोल। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, अब फाइंड करना है कि मतलब बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से क्या है। ये कौन सी प्रोफाइल है? जब मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट आर गिवन, दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, एक के 7 मोल है, एक के 2 मोल है। लेकिन अब इसमें हमको फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे? मोल गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 7/3। अब इसमें बड़ा कौन है? 3 दूनी 6, 2 पॉइंट, मतलब ये ज़्यादा है।
तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? अगर इसका ज्यादा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट, यही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अरे रिएक्टेंट विद स्मॉलर आर, जिसका आर गिवन मोल अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम आएगा, जिसका कम आएगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। आई थिंक बात चमक गई होगी, अब चमक गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं और खेल करते हैं क्वेश्चन का। लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गई, फील भी आ गई, एग्जाम्पल भी समझा दिया। अब फाइनली अब हमारे क्वेश्चन करने की बारी आ चुकी है। जिस घड़ी का हमको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। तो देखो 3 मोल जिंक, 5 मोल सल्फर एंड 4 मोल आयरन react to form zinc, iron, sulfur as per the reaction, reaction की given है Zn plus Fe plus 2s gives Zn FeS2, mole of Zn FeS2 formed R। पहला ए ऑप्शन क्या है? 3 मोल। बी ऑप्शन क्या है? 4 मोल। सी ऑप्शन क्या है? 5 मोल। डी ऑप्शन है 2.5 मोल। देखो देखो अब इसमें तुमको सबसे पहले एक रिएक्शन दी है। रिएक्शन क्या है? Zn प्लस Fe प्लस 2s गिव्स Zn FeS2। अब देखो 3 मोल जिंक के दिए हैं, सल्फर के 5 मोल दिए हैं और आयरन के 4 मोल दिए हैं। अब हमको इसमें फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये क्या है? मोल मोल मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले आर निकालते थे ना, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आर निकालो 3/1, इसके लिए 4/1 और 5/2। सबसे कम किसका कौन आएगा? 2 दूनी 4, यही आएगा। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? ये, जिसकी आर की वैल्यू सबसे कम होगी 2.5, वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट, वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और वही डिसाइड करेगा, क्वेश्चन में पूछा है मोल ऑफ Zn FeSO2 फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट वही डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसकी फील मैंने तुमको दिला दी है। ठीक है, तो डिसाइड कौन करने वाला है? सल्फर डिसाइड करने वाला है कि Zn FeS2 कितना बनेगा। तो सिंपली कुछ नहीं, लगा दो मोल ऑफ सल्फर अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, और मोल ऑफ Zn FeS2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो मोल ऑफ सल्फर कितने गिवन है? 5/2 और मोल ऑफ Zn FeS2 अपॉन 1। तो मोल ऑफ Zn FeS2 कितना निकला? S2 कितना निकला? 5/2 मतलब 2.5 निकला। 2.5 मोल। डी ऑप्शन। भाई ये बहुत एनर्जी लग रही है भाई, समझते जाओ समझते जाओ। एक्चुअली ऐसा नहीं कि बस मैं ही पढ़ाया जा रहा खुद को समझाया जा रहा, तुमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो बेटा समझने की कोशिश करो, थोड़ा एफर्ट लगाओ, चीज़ें बहुत आसान है। एक बार अगर चीज़ें जहन में घुस गई ना, फिर तुम्हारा मतलब क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे फिर तुम जिस मॉड्यूल से बनाओ, चाहे एक बार बस सीखने की ज़रूरत है। अच्छे से पहले सीखो अच्छे से, जो मैं सिखा रहा हूँ बस। और मैं हर चीज़ सिखा रहा हूँ। 2 मोल बेरियम क्लोराइड एंड 1 मोल सोडियम फॉस्फेट react with each other according to
टू रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है 3BaCl2 प्लस 2Na3PO4 गिव्स Ba का होल थ्राइस और Ba का थ्राइस प्लस PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6NaCl। ये रिएक्शन गिवन है। मोल ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस formed in the reaction is A option 1 mole, B option 0.5 mole, C option 2 mole, D option 4 mole। अब तुमको बताना है तो उसने क्या क्या दिया है। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है 3BaCl2 प्लस 2Na3PO4 गिव्स Ba का होल थ्राइस PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6NaCl। ये हमको रिएक्शन क्या है गिवन करती है। और 2 मोल ऑफ बी 2 मोल इसके दिए हैं बेरियम क्लोराइड के, 1 मोल सोडियम फॉस्फाइड के। तो सबसे पहले अब पूछा है कि मोल ऑफ मतलब इसके मोल पूछे, प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे। तो डिसाइड कौन करेगा जब सभी रिएक्टेंट का डाटा गिवन हो। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 18 0.6 0.5। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। अरे भैया लिमिटिंग रिएजेंट सोडियम फॉस्फेट है क्योंकि इसका रेशियो कम आएगा। इसकी आर की वैल्यू क्या होगी कम, इसकी आर की वैल्यू कम है। लिमिटिंग रिएजेंट ये है मतलब ये डिसाइड करेगा कि मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट कितने बनेंगे। तो मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट कितना है 1 अपॉन 2 और मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट हमारा निकल आएगा। तो कितना 0.5 निकला 0.5। क्या मैं सही हूँ बिल्कुल सही हूँ 0.5 मोल। अब इस यही क्वेश्चन तुम एक बार और अच्छे से घूर के देख लो क्योंकि अब इसमें ही मैं आगे एक्सेस रिएजेंट इसी क्वेश्चन को मैं आगे स्लाइड में बढ़ाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को एक सब क्वेश्चन करके दे रहा हूँ। उधर से तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट वाला खेल समझ आ जाएगा। तो इधर क्या गिवन है दूसरा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है। इन प्रीवियस प्रॉब्लम मोल ऑफ BaCl2 left after reaction is 3BaCl2 plus 2Na PO4 का होल ट्वाइस गिव्स Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6NaCl। अब देखो इसके ऑप्शन भी लिखो यार। ऑप्शन 1 मोल, बी ऑप्शन 1.5 मोल, सी ऑप्शन 1.25 मोल, डी ऑप्शन 0.5 मोल। इंक भी खत्म हो गई है, इंक डाल ले रहा हूँ। तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। चलो तो इसने क्या बोला है मोल ऑफ BaCl2 लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन मतलब एक्सेस रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा। मतलब
लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट बचेगा। तो देखो रिएक्शन क्या गिवन है, BaCl2 3BaCl2 2Na3PO4 का होल ट्वाइस गिव्स Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6NaCl, ये गिवन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, हमने अभी पिछले ही उसमें किया है। एक्सेस रिएजेंट ये होगा, एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, ये वाला। तो अब वो बोल रहा है एक्सेस रिएजेंट खत्म तो नहीं हुआ, इतना तो हमको भी पता है, लेकिन अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना रिएक्टेंट अभी बचा है, उसने ये पूछा है। मतलब BaCl2 एक्सेस रिएजेंट था, अभी कितना बचा है उसने ये पूछा है। तो देखो इसके कितने कितने मोल लिए थे हमने, 2 मोल थे इसके और 1 मोल था शायद इसका, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 मोल इसके थे, 1 मोल इसका था। तो अब हम क्या लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, देखो अगर इसके प्रोडक्ट तब भी बनेगा, तो अगर इसकी X मोल रिएक्ट करेंगे ये खत्म हो जाएगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, एक्सेस रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा। तो मोल ऑफ रिएक्टेड BaCl2 निकाल सकते हैं इधर से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिएक्टेड मोल ऑफ BaCl2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। भैया जो भी खेल होगा ना सब लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड करे, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइडिंग एजेंट है, ये समझ लो। मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब रिएक्टेड मोल ऑफ BaCl2 मतलब BaCl2 के कितने मोल रिएक्ट कर गए तभी तो प्रोडक्ट बना होगा, ऐसा तो है नहीं, मतलब कुछ मोल तो बचे रहेंगे ना, एक्सेस रिएजेंट है बिल्कुल बचे रहेंगे। तो रिएक्टेड मोल ऑफ BaCl2 निकाल लो और तो फिर पता चल जाएगा कि कितने मोल, मतलब रिएक्टेड मोल पता है और इनिशियल मोल पता है, तो रिमेनिंग मोल हमको पता चल जाएंगे कि कितने मोल रिएक्ट नहीं किए हैं। तो चलो सबसे पहले रिएक्टेड मोल ऑफ BaCl2 निकालते हैं। मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट 1 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और मोल ऑफ रिएक्टेड मोल ऑफ BaCl2 कितना है ये हमको निकालना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो रिएक्टेड मोल ऑफ BaCl2 कितना आया 3/2 मतलब 1.5। अब 1.5 मोल ऑफ BaCl2 रिएक्ट कर गए, ये मोल रिएक्ट कर गए। अब उसमें लेफ्ट मोल ऑफ BaCl2 पूछा है, इनिशियली कितने थे 2, तो मोल ऑफ BaCl2 कितने बचे हैं, 2 में से रिएक्टेड वाले घटा दो, 0.5 मोल ऑफ BaCl2 बचेंगे। तो मतलब 0.5 मोल है कहीं, डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बस यही पूछा जाता है हाईएस्ट लेवल पे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रोफाइल, डायरेक्ट मोल ना देखे तुमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए वो मजबूर कर देगा, और सबसे पहले उसके लिए मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने पड़ते हैं। तो देखो एक कैसी प्रोफाइल और पूछता है एग्जामिनर एक और प्रोफाइल ऐसे पूछता है, 16 ग्राम हाइड्रोजन एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन are allowed to react S2H2 plus 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O liquid. Find the weight of water formed in this reaction. देखो अब उसने क्या पूछ दिया है, देखो एक रिएक्शन दे दी है, 2H2 गैसियस है, O2 गैसियस है, गिव्स 2H2O। अब उसने पूछ दिया है फाइंड द वेट ऑफ वाटर फॉर्म,
इन द रिएक्शन। भैया पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमको डाटा तो दोनों रिएक्टेंट का गिवन है, दोनों रिएक्टेंट का अगर डाटा गिवन है और वो भी ग्राम में दे दिया, सबसे बड़ी दिक्कत। सबसे पहले ग्राम से हमको किस में, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 8 मोल बन जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना बनेगा, 80 अपॉन 16 दूनी 32, मतलब 2.5 2.5 के अप्रोक्स आएगा। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा। यही डिसाइड करेगा कि वाटर के मोल कितने बनने वाले हैं। तो चलो निकाल दो। मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और मोल ऑफ वाटर स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर कितने हैं, मोल ऑफ वाटर ही पता करने हैं हमको, अपॉन स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, मतलब मोल ऑफ H2 कितना निकल के आ गया, 5 मोल। 5 मोल किसका निकला, ये 5 मोल वाटर का निकला। अगर वेट में पूछे तो 5 इंटू 18 90 ग्राम, 90 ग्राम वाटर फॉर्म होगा आंसर। अगर मोल की टर्म में पूछे तो 5 मोल वाटर, और अगर ग्राम की फॉर्म में पूछे तो 90 ग्राम वाटर। तो आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा टफ हो गया है, थोड़ा सा टफ, हल्का सा टफ, लेकिन चीज़ें समझ में आई होंगी। दोबारा रिपीट करके देखोगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और फिर तो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने लेक्चर अच्छे से कर लिया है तो XYZ W वगैरह के किसी के भी मॉड्यूल उठा के लगाओ, झमाझम आगे बढ़ोगे। उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। शुरू में क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत है, लेकिन बार बार तुम रिवाइज करना नोट को ही, तुम्हारे ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें और चीज़ें बनने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।